आज अपन बात करेंगे थर्ड चैप्टर शेखावट एमिशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ताप के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, इसका मतलब विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अपने को पता है कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है, 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली है अपनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरी है टेम्परेचर, तीसरा है कैटलिस्ट, चौथा है सरफेस एरिया, पांचवा है लाइट। तो टेम्परेचर जैसे ही अपन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ये आपको करना था। तो ताप यानी कि टेम्परेचर में बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना उनके बीच कोलिजन बढ़ जाती है। वो जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ मैंने टेम्परेचर दे दिया है, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल थे, तो इनके बीच क्या होगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर दूंगा ये टेम्परेचर एनर्जी गेन करके एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे, कोलिजन ज़्यादा करेंगे, और इनकी कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होने के कारण इनके बीच कोलिजन बढ़ जाएगी, और कोलिजन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोलिजन जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी बेस्ट होती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेट कांस्टेंट या अभिक्रिया मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके बीच कोलिजन बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि अभिकर्मक ए की सांद्रता को दुगुना करने पर, यानी कि ये मेरे पास R इज ऐसे है K और यहाँ मैंने कर दिया A, ठीक है। दुगुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, यानी कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इसको दुगुना करूँगा तो 4 गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा, क्या कंडीशन हो सकती है, इसकी पावर 0 हो तब हो सकता है, 1 हो तब हो सकता है, 2 हो तब हो सकता है, कब हो सकता है, तो सीधी सी बात है इसकी पावर जब 2 होगी तब हो सकता है। इसका मतलब R इज K और A की पावर मैंने कर दी 2। अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, ट्वाइस, यानी कि R इज K 2A का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4KA स्क्वायर। 4 को बाहर ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, ये बाहर ले लिया, तो देखिए ये कितना गुना हो गया, 4। जब मैंने A की कॉन्सेंट्रेशन को कितना गुना किया, 2 गुना, तो कितना हो गया 4। और A की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं 3 गुना करूँ, यहाँ 2A की जगह 3A करूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो कितना आ जाएगा 9 गुना। इसका मतलब जो ये रिएक्टेंट है इसका क्या करते हैं, रिएक्टेंट के मतलब कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, या रिएक्टेंट के कांस्टेंट के घन के बराबर होता है, यानी क्यूब के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट, आइए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। रॉन्ग स्टेटमेंट का अपने को क्या करना है, चयन करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला, अर्धायुकाल हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, नहीं करता। तो एकदम सही बात है, ये अपने को मालूम है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए टी हाफ क्या होता है, 0.693/K। इसमें कहीं पर भी आर नोट आया है क्या, कहीं पर भी आर नोट नहीं आया है। जब आर नोट नहीं आया इसका मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कभी भी किस पर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट, सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंजमेंट के साथ रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, ये भी सही है। ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब भी अपन कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। थर्ड, हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये मैंने ऊपर लिख दिया, हाफ लाइफ इंटू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693। देखिए इस के को मैं ऊपर भेज दूंगा तो यही तो आएगा, हाफ लाइफ इंटू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693। ये गलत है क्या, नहीं है गलत, ये भी सही है। थर्ड, के की इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट लीटर की पावर लीटर 1 सेकेंड इनवर्स होती है, ये गलत है। मोल की पावर 1 लीटर सेकेंड इनवर्स। देखिए
फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट के लिए, अपने को यूनिट निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये, मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। n की जगह फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो n की जगह लिखेंगे 1, तो यहाँ क्या आएगा? मोल की पावर 1 - 1 लीटर की पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। एक में से एक गया 0, यानी कि मोल की पावर 0, लीटर की पावर भी 0, सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट क्या आएगी? सेकेंड इनवर्स आएगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स, जबकि इसने क्या लिखी है? मोल की पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बस यही निकालना था। अगला, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयुकाल यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ दे रखी है आपको इतनी 693 सेकेंड, तो इसका रेट कांस्टेंट अभी जस्ट आपने फॉर्मूला लिखा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k। के निकालना है, ऊपर भेज दो, टी हाफ दिया है नीचे भेज दो, यानी कि के इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 693 रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है ना, सॉरी हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है, तो टी हाफ नीचे आ गया, टी हाफ की वैल्यू मैंने रख दी। अब देखिए यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? 1 2 3, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर क्या चला गया? 1 1 से 1 कैंसिल आउट, इसका डिवाइड इससे, तो कितना आ गया? 1/100। इसको क्या बोल सकते हैं? 10⁻², तो 10⁻², ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया के लिए यानी कि फॉर ए रिएक्शन रेट कांस्टेंट वेग नियतांक आपको दे रखा, के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 7.239 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो आपसे इसकी ऑर्डर पूछिए, देखिए इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको 2025 में कन्फर्म मिलेगा, मैं आपको एकदम कन्फर्म बोल रहा हूँ, मतलब मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन, 100% मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो आपको ऐसे पूछ ले या आपको 1 नंबर में पूछ ले। आपको इस पूरे प्रश्न के अंदर कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है, खाली एक जगह ध्यान देना है, यहाँ पर, इस जगह पर। ये देखो, इसको देख लो आप, यहाँ यूनिट क्या दे रखी है? सेकेंड इनवर्स। और जस्ट अभी पीछे प्रश्न किया आपने, सेकेंड इनवर्स यूनिट किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर की होती है। कौन से ऑर्डर की होती है? फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हमेशा क्या होती है? सेकेंड इनवर्स होती है। पीछे आपने यूनिट देखी सेकेंड इनवर्स, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। आप सिर्फ रेट कांस्टेंट दिया हुआ मिलेगा, यूनिट पर जाना, यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या होगी? सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं कब? एसिडिक मीडियम में। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? तो देखो आपको मैंने एकदम अच्छे से बता रखी है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें मोलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर सेम नहीं हो, उन्हें कौन सी ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसके 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है? एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन, ये थे, ये यहाँ ये लिख देता हूँ मैं। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस C12H22O11, इसमें क्या डालना था? पानी डालना था। तो क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं इसी को। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये वाली रिएक्शन है, ये किसका एग्जाम्पल है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सूडो ऑर्डर में भी कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर या आभासी एक अणु, क्योंकि H2O को अपन इसमें शामिल नहीं करते, खाली एक एस्टर इसी को शामिल करते हैं। इसी कारण इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1। जबकि मोलिकुलरिटी कितने जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो ये और एक ये, तो मोलिकुलरिटी तो इसकी होगी 2 और ऑर्डर इसकी क्या होगी? 1। और ऑर्डर भी नाम क्या बोलेंगे उसको? सूडो फर्स्ट ऑर्डर या छद्म एकाणु या आभासी एकाणु का अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, इनमें से कौन सा एग्जांपल जीरो ऑर्डर का है? तो देखिए आगे वापस ये क्वेश्चन आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल और फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल आपको अंगुलियों पर याद होने चाहिए। बार बार ये प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आता है। तो इसमें कौन सा होगा? ये
जीरो ऑर्डर का होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के ही एग्जाम्पल पूछेंगे, तो ये जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। NH3 का जल अपघटन, NH3 कन्वर्ट होगा किस में, N2 + 3H2 में, यहाँ 2 लिखते हैं ना, तो ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो आपको ध्यान रखना है, ये किसका एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन दे रखी है आपको 2A + B = 3C + D। इसके लिए रेट कांस्टेंट कौन सा गलत है, तो देखिए आपको रेट कांस्टेंट लिखना सिखाया था। जैसे इसके लिए लिखना हो R = इसके लिए देखिए इस साइड में तो होते हैं रिएक्टेंट और इधर क्या होते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए कभी भी रेट कांस्टेंट लिखना हो तो अपन क्या लगाते हैं, नेगेटिव, ये लगा दें नेगेटिव। और उसके बाद क्या लिखते हैं, DA की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड में DT लिख दिया। अब मेरे को बताओ यहाँ क्या लिख रखा है, 2, तो ये कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। ठीक है, अगला बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R = -DB/DT। इसके लिए लिखेंगे तो देखिए ये रिएक्टेंट नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, न कि माइनस। तो इस प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, R = DC/DT, और ये कहाँ आता है, डिवाइड के अंदर। नेक्स्ट D, इसके लिए क्या लिखेंगे, -DD/DT। अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं है, इसके लिए प्लस आता है ना, प्रोडक्ट है तो इसके लिए क्या आएगा, प्लस। अब चेक करते हैं, ये है सही है ये तो। नेक्स्ट -DA, ये भी देखिए मैच कर रहा है, एकदम एज इट इज है, ये भी सही है। -DC, यहाँ गलती है, देखिए ये प्रोडक्ट है, C क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, जबकि इन्होंने क्या लगाया है, माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बाकी सब सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया वेग, रेट कांस्टेंट, मतलब R = आपको दे रखा है, सॉरी R = आपको दे रखा है, ये R = दे रखा है KA⁴/2 और B⁻⁻1। इसके लिए आपको ऑर्डर पूछी है। ऑर्डर क्या होता है, कभी भी आपको ऑर्डर निकालनी हो तो आपको क्या करना है, इनकी जो भी पावर दे रखी है इनको जोड़ना है। तो पावर एक तो दे रखी है 3/2 और एक दे रखी है -1, तो कोष्टक में लिखेंगे -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब 3/2 -1, कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या ले लेंगे, 1, यहाँ क्या आ गया 2, 2 का डिवाइड 2 में 1 बार, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 का डिवाइड 2 में 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 1 घंटे में 25% रह जाती है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होगा। इसको मैं आपको एक यहाँ करके बताता हूँ। देखिए ये बोल रहा है, एक और वापस पढ़ लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 आवर में 25% बच जाती है, 25% रह जाती है, तो इसका हाफ लाइफ पूछा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बताइए। T इज इक्वल्स टू T 2.303 अपॉन K log R0/R, ये फॉर्मूला होता है। K को मैंने भेज दिया ऊपर, T को मैंने भेज दिया नीचे, और यहाँ क्या लिख दिया, log R0/R। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको हमेशा क्या माननी है, 100 माननी है। तो देखिए हुआ क्या, सॉरी यहाँ क्या आएगा, टी को नीचे भेजा था ना, तो देखिए 2.303 कितने हावर में, 1 आवर के अंदर। तो आप इसको हावर में ही रखते हैं, मिनट में चेंज नहीं करते हैं। एक बार के लिए 1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने log, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने मानी 100। अब ये बोल रहा है कि 25% बची है, इसका मतलब 100 थी और इसमें से 25% बची है, 75 कंप्लीट हो गई, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, 25। ठीक है, 25 का डिवाइड 100 में गया कितनी बार, 4 बार। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6020, तो 2.303 इंटू 0
1.6020। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक बार करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए अपन को करना 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.6020 कितना आएगा, 1.38। ये अपने पास आया। वापिस चलते हैं, ये कितना आया, 1.38। ये अपने पास आई के की वैल्यू। लेकिन अपने को पूछा था हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के, और के की वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ली तो कर दो 0.693 डिवाइड दे दो 1.38 का, तो ये अपने पास आएगा 0.50, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। कौन सा, 1/2 हावर। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक शून्य कोटि की रिएक्शन यानी कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके लिए अल्फा एवं टी हाफ क्रियाकारकों के क्रम से प्रारंभिक तथा अर्धायुकाल में क्या रिलेशन होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है, यह बताना है आपको। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नोड बाई 2k। ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला। आपको मालूम है, नोट्स में करवा रखा है तो आपको, यानी कि टी हाफ प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर नोट के। तब अब ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा है, आर नोट। और यहाँ उसने आर नोट को क्या माना है, ए माना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इसने ए माना है, तो अपन भी आर नोट की जगह क्या पुट कर देंगे, ए। अब देखते हैं इनमें से ए किस में, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, आरएनएस ग्राफ में इंटरसेक्ट क्या होता है, ये पूछा है। आरएनएस का जो ग्राफ है उसमें इंटरसेक्ट क्या होता है, तो आइए देखते हैं। इंटरसेक्ट आरएनएस लास्ट में नोट्स में आरएनएस का प्लॉट, ये रहा आरएनएस का प्लॉट। इसमें इंटरसेप्ट क्या है, ln a, या इसी को बोल सकते हैं log a। 2.30 से मल्टीप्लाई होगा, वो कट जाएगा फिर, तो log a या ln a, ये होता है इसका आंसर इंटरसेप्ट। और स्लोप क्या होती है, ये भी बहुत बार आता है, तो E/R स्लोप होती है। ठीक है, आरएनएस का ये प्लॉट है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो आरएनएस के लिए क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ln a। नेक्स्ट, यदि अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक के समान है तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। देखिए, वेग और वेग स्थिरांक इक्वल है, तो देखो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू k a की पावर में अपन कुछ लगाते हैं, कभी जीरो लगाते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर तो 1 लगाते हैं और सेकंड हो तो 2 लगाते हैं। अब मैंने जीरो लगाया, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, 1, इसका मतलब r इज इक्वल्स टू k। इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर, क्योंकि मैंने यहाँ क्या पुट किया, जीरो। तो देखो रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल है, रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होती है, जीरो ऑर्डर के लिए। 2025 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें वेग और वेग स्थिरांक का मान समान होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। और इंग्लिश मीडियम में के लिए क्या हो जाएगा कि रेट कांस्टेंट और रेट कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बराबर होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये आपकी बुक में अच्छे से है, बताता हूँ आपको। ये आपकी बुक है, इसमें चलते हैं अपन यहाँ पर। नोट्स में भी करवा रखा है, बुक में भी है, बुक में दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी प्लस अभिक्रियक स्पीसीज की एनर्जी, यानी कि रिएक्टेंट स्पीसीज की एनर्जी, वो हमेशा इक्वल होती है किसके, डेहली ऊर्जा के, डेहली एंथैल्पी के लिए। बस यही चीज़ आपको यहाँ करनी है। देखिए यहाँ
ये बोला है एक्टिवेशन एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगी, अभी अभी आपने देखा डेली एनर्जी होती है उसके इक्वल होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस ये वाली, तो डेली एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, डेली एनर्जी माइनस रिएक्टेंट रिएक्टेंट स्पीसीज की एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत यानी कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक आणविक टक्कर के साथ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है प्रति वेग प्रति सेकंड टक्करों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ जी, यह सही बात है। देखिए आपको इफेक्टिव कोलिजन में बताया था जेड, ये क्या था, पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि पर सेकेंड में कितनी टक्कर हो रही, जितनी ज़्यादा टक्कर होती है उतनी ही बेस्ट रिएक्शन होती है। दो ही फैक्टर है, एक तो है कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, इसको जेड को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और एक होना चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन। इन दो फैक्टर पर कोई भी रिएक्शन डिपेंड करती है। तो इफेक्टिव कोलिजन यानी कि प्रति सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ आपके नोट्स में दिखाना चाहूँ तो देख लीजिए नोट्स के अंदर। यहाँ देख लीजिए, ये है पढ़ा, ये देखिए कोलिजन थ्योरी में एक तो क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ रखा है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इज नॉन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड, और नीचे है ओरिएंटेशन, ये देखिए ओरिएंटेशन पी, जिसको बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं, यहाँ पढ़ा, ये देखिए पी। इन दो फैक्टर पर कोलिजन डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 मिनट्स के अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m से 0.1 m हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग पूछा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑर्डर नहीं दिया ना, अगर ऑर्डर देता तो आप जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वाला लगा देते, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया। जब ऑर्डर नहीं दिए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऑर्डर नहीं दिए तो कौन सा लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप ऑर्डर नहीं दिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, अभिकारकों की, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसके लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर क्या लिखना है, कितने से कितनी होगी, पहले कितनी थी 0.2, फिर कितनी होगी 0.1 होगी, और इसमें टाइम कितना लगा 10 मिनट्स लगा। तो 0.2 में से 0.1 गया, कितना बच गया 0.1, डिवाइड किस में देना है 10 का, तो कितना आ जाएगा 0.01, किसका आएगा माइनस का। लेकिन अपन यहाँ माइनस प्लस लिखते नहीं है, ये केवल समझाने के लिए होता है कि रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का। तो लास्ट आंसर क्या आएगा 0.01, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.01। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो चेंज कितने का आया 0.1 का, तो इसमें से माइनस कर दिया तो 0.1 और डिवाइड कर दिया टाइम का, तो ये टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, तो भाई ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। खाली आपको मैंने बोला था, तो इसका आंसर कहीं पर है टेम्परेचर, तो वो हो जाएगा ये रहा टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट ओनली और ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आपको ये ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि एक होती है मोलिकुलरिटी और एक क्या होती है ऑर्डर। ऑर्डर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो देखते हैं। ऑर्डर यानी कोटि प्रायोगिक रूप से निकाली जाती है, एकदम सही बात है। मैंने बोला था कि जो मोलिकुलरिटी होती है उसको तो अपन, वो तो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, जबकि ऑर्डर कैसी वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि अवकल वेग नियम से सांद्रता की घात पर निर्भर करती है, एकदम करेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो हमेशा अपने को पता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर में ही तो होती है, और उन्हीं का अपन क्या करते हैं सम करते हैं, तो अपने पास ऑर्डर आती है ना, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक से अप्रभावित होती है, एकदम सही बात है। अभिकारकों के जो रस समीकरणीय मितीय जो मतलब ऐसे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, कोटि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये बात गलत है। देखिए यहाँ अगर ये मोलिकुलरिटी लिखता ना कि मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो वो बात सही होती, लेकिन ऑर्डर जीरो भी हो सकती है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकती है,
और ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पर डिपेंड करती है? रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पर निर्भर करती है? बार बार करा रखा है, यूनिट के इज इक्वल्स टू, ये निकाल देना 2+1, तो ये हमेशा किस पर निर्भर करती है? ऑर्डर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी है? तो ये तो पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि AgNO3 और NaCl का मिक्सर सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, RNAS वाला वापस आ गया। RNAS इक्वेशन के अकॉर्डिंग log and 1/t के बीच, यहाँ ये गलत कर रखा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, log k, ठीक है, एंड 1/t के बीच ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा? तो देखिए, एलन बोलता है, एक तो ये रिलेशन है, एलन के इज इक्वल्स टू माइनस का EA/R प्लस एलन ए, एक तो ये रिलेशन। और एलन को लॉग में चेंज करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, पूरी इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। एलन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 लॉग के माइनस EA/R प्लस 2.303 लॉग के। अब इस पूरी रिएक्शन में 2.303 का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ भी 2.303, यहाँ भी 2.303 और यहाँ भी 2.303, ये कट गया, ये कट गया। लास्ट में क्या बन गया आपके पास? ये बन गया log k इज इक्वल्स टू माइनस का EA/R और आगे क्या रह गया? 2.303 और प्लस में क्या रह गया? ln ए, इधर ln ए है, सॉरी, इधर ln ए और इधर भी क्या आ जाएगा? ln ए। तो यहाँ ये स्लोप क्या आ रही थी? EA/R, और अब की बार क्या आएगी? EA/R, वो भी किसका? माइनस का 2.303। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ln को log में कन्वर्ट करना था। देखो आपके नोट्स में चलते हैं एक बार के लिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे इसके लिए। ये देखिए यहाँ पर अपन ने ln में किया था, ln में, और इसी इक्वेशन को अपन log में भी कर सकते हैं। यहाँ और कर देता हूँ एक बार, ln को log में कन्वर्ट करना होता है तो अपन क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ln में चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ क्या करूँगा, log और आगे क्या आ जाएगा? 2.303 के इज इक्वल्स टू माइनस का EA/R t प्लस 2.303 log a। अब पूरी इक्वेशन में आप 2.303 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी 2.303 का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये रह गया खाली। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? log k इज इक्वल्स टू माइनस का EA 2.303 RT प्लस log a। और ये कैसा लग रहा है? y इज इक्वल्स टू माइनस का mx प्लस का c। इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखो ऐसा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा y की जगह क्या है? log k, अक्ष की जगह क्या है? 1/t, इंटरसेप्ट क्या है? माइनस का है, इसका मतलब नेगेटिव के लिए ऐसे लिखते हैं, और उसकी जगह है क्या? माइनस का EA/2.303 R। और ये जहाँ भी कट करेगा उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, कहाँ कट कर रहा है, और वो आपके पास क्या है? log a। तो आप इस ग्राफ को log से भी बना सकते हो और इस ग्राफ को आप ln से भी बना सकते हो, दोनों तरीकों से संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई सा छोटा नहीं है प्रश्न, ये रह गया एक। किसी अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इसकी देखिए, मैंने लिखा R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ जो जो लिखी है वो सब लिखकर चेक करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो इस रिएक्टेंट पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ो। फिर अपन 1 लिखते हैं और मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया 2 गुना। जैसे ही 2 गुना किया, इसकी पावर 1 लिखी तो लास्ट में 2 ही रहेगा, कुछ नहीं होना। आगे चलते हैं, अब मैं रखता हूँ 2 रखा हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 4K
ए स्क्वायर। और यही तो बोला है, जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो अभिक्रिया का वेग कितना टाइम मल्टीप्लाई होता है? 4 गुना। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? 2। ये दूसरी बार आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक बताया, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। एन की जगह क्या रखेंगे? 2, इधर भी एन की जगह 2, 1 में से 2 गया तो मोल की पावर माइनस 1, लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। तो मोल की पावर माइनस 1, लीटर की पावर 1, मोल की पावर माइनस 1, लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स, ये वाला रहा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब अपन चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के अंदर। इस चैप्टर के एमसीक्यू ज़्यादा थे, थोड़ा टाइम लग गया। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के अंदर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99% कंप्लीट होने में, 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 50% यानी कि अर्धायु काल का कितना गुना होता है? तो आपको देखो भाई, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये आना चाहिए, रेट कांस्टेंट, ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, तभी जाकर होगा। क्या फॉर्मूला है? टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लोग आर नोट बाई आर, ये फॉर्मूला है ना। अब देखिए टी कितना दे रखा है? 99.9% कंप्लीट हो गई। अगर 99.9% कंप्लीट हो गई तो देखते जाओ, के की जगह के को पड़ा रहने दो, लॉग की जगह लॉग ही पड़ा रहने दो। आर नोट हमेशा कितना मानना पड़ता है? 100। आर 99.9% कंप्लीट हो गई तो कितना बची सर? 0.1% बची। यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर क्या आ गया? 0। 100,000 को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो इसकी जगह अपन इसको, नीचे तो अब कुछ नहीं बचा, एक ही बचा, और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं अब? 10 टू दी पावर माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 3। 3 कहाँ आ जाएगा आगे? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो टी 99.9 कितना आ गया? 3 इंटू 2.303 बाई के। ठीक है। अब टी 50% इसके लिए फिक्स है, आपको मालूम है कितना होता है टी 50 फर्स्ट ऑर्डर के लिए? बार बार कर लिया, 0.693 बाई के। टी 99 में टी 50 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? टी 99 में इसका डिवाइड किया, वापस मैं बोलता हूँ, पलटी की पलटी सुलटी, तो ये ऊपर आकर सुलटा हो जाएगा। तो देखो ऊपर आ गया ये और नीचे आ गया 0.693, के से के कट गया, और इसका डिवाइड इस पूरे में जाएगा कितनी बार? 9.9 टाइम, और इसको अप्रोक्सीमेट अपन क्या मान सकते हैं? 10 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स या 10 गुना होता है। ये मैंने आपको कर दिया। 2025 के लिए ये क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट है। या तो आपको पूछ ले 99.9 का रिलेशन किससे? 50% के साथ। या पूछ ले 90% का रिलेशन किसके साथ? 50 के साथ। या पूछ ले 99.99% का रिलेशन 50 के साथ। इन तीनों में से कोई एक रिलेशन पूछ सकता है, ये आपको अंगुलियों पर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 तथा Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग कौन से कोटि की रिएक्शन है? इसका मतलब H2 प्लस Cl2 से मिलकर क्या बनता है? HCl बनता है। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन पर आप गौर करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल एकदम इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समीकरण मतलब रेट रिएक्शन दे रखी है आपको, ये इसमें पी क्या है? देखिए आइए चलते हैं, ये पी क्या है, ऐसा वाला मामला क्या है? तो अभी अभी जस्ट आरएनईएस में चलते हैं अपन। ये पढ़ा, ये देखिए यहाँ आरएनएस दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, और ये आर क्या होता है, पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर होता है। ठीक है, ये आपको पूछा था तो पी की वैल्यू पूछी थी, तो ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर होता है।
हिस्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर या त्रिविम कारक बोलते हैं इसको। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखिए वापस घूम फिर कर ये क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको समझाया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, हमेशा पीछे क्या लगा रहता है, ओनली सेकंड इनवर्स, ना मोल होता है ना लीटर होता है, खाली क्या होता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन है, ऐसी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो एक बार पुनः देख लीजिए, जो अपनी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसके लिए आता है आर नोड बाई 2K, और जो अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए आता है 0.693 बाई K। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में आर नोड आता है तो ये डिपेंड करता है, इस ऑर्डर में कहीं पर भी आर नोड नहीं आता, इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आती, तो ये डिपेंड नहीं करता। तो कौन नहीं करता या स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट है, कौन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये वापस आ गया। इन एसिडिक मीडियम एस्टर का वाटर हाइड्रोलाइसिस क्या कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो मैंने बोला था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अपन टेम्परेचर में 10 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, जब टेम्परेचर को अपन 10 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। इतनी गुना नहीं करना आपको, ठीक है, 2 गुना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। प्रश्न है कि एट ए फिक्स टाइम अपन रेट कांस्टेंट निकालते हैं या ROR रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वो क्या कहलाता है। तो देखो सुनो, जैसे आपको बोला, देखिए जैसे मैंने बोला 0 सेकेंड से शुरू होकर 100 सेकेंड के इंटरवल में मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोल से 0.1 मोल हो गई। तो इसका मतलब ये एक टाइम पीरियड दे रखा है आपको, इस टाइम पीरियड के अंदर होना 0 से लेकर 100 सेकेंड में, यानी कि पूरा टाइम पीरियड है। तो अपने को इसका लेना पड़ता है एवरेज। क्या लेना पड़ता है, एवरेज। ये तो चलेगा एवरेज के अंदर, लेकिन आपको बोलते हैं इसमें भी फिक्स 10 सेकेंड पर, फिक्स 15 सेकेंड पर, फिक्स 20 सेकेंड पर, ना कि टाइम इंटरवल दे, पूरा फिक्स आपको टाइम बोलेगी, फिक्स 10 सेकेंड पर, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट। एक होता है इंस्टेंट यानी कि तात्कालिक, और वेग मतलब रेट। इंस्टेंट रेट आती है और एक आती है एवरेज रेट। तो ये कौन सी रेट होगी, इंस्टेंटेनियस रेट होगी, ध्यान रखेंगे। एक इंस्टेंटेनियस रेट होती है और एक एवरेज रेट होती है। एवरेज में पूरा एवरेज आता है, पूरा मामला आता है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर क्या आती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो यही बोला, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ आर नोट के अनुक्रमानुपात, आर नोट के क्या होता है, तो देखो बार बार बता दे, अभी जस्ट बताए, टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर नोट बाई 2K। इसका मतलब आर नोट के तो क्या है, प्रोपोर्शनल ही है, तो यहाँ क्या लिखना है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र, यानी कि मैक्सवेल का जो एनर्जी डायग्राम था उसमें जो एनर्जी का पीक पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिकल एनर्जी बोलते हैं। उसको लिख देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसको। कौन सा ग्राफ वो बनाते हैं ना अपन, कैटलिस्ट वाला, ये ग्राफ, इसमें ये वाला पीक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल बार बार बता दिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर की वैल्यू सेम नहीं हो, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू सेम नहीं हो, उसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और उसके दो एग्जांपल है, पहला है एस्टर का वाटर हाइड्रोलाइसिस और दूसरा है सुक्रोज का वाटर हाइड्रोलाइसिस। सुक्रोज, ये सुक्रोज लिख दिया, ये है सुक्रोज, C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2025 के लिए मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप देख सकते हैं इसको। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस करना है, आप आसानी से कर देंगे। मैं फिर भी बता देता हूँ, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं ना, उनकी बतानी होती है संख्या। जैसे मान लो मैंने लिखा 2A
प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट। तो इसमें कितने पार्टिसिपेंट है, एक तो ये और एक ये, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। इसकी ऑर्डर मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है। और इसकी ऑर्डर निकालनी हो तो वो अपन चेक करते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है। मोलिकुलरिटी कैसी वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, और ऑर्डर कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। सॉरी गलती हो गई। मोलिकुलरिटी अपन देख के बता सकते हैं, इसका मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू है, और कोटी यानी कि ऑर्डर कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। और यह मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होती है, एक फिक्स नंबर होती है, या 0 होती है, 1 होती है, 0 नहीं हो सकती कभी भी मोलिकुलरिटी, जबकि ऑर्डर 0 हो सकती है। ये आपको नोट्स में अच्छे से करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभिक्रिया के वेग को यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपको अभी जस्ट जब चैप्टर शुरू किया था, इस चैप्टर को कराने तभी बता दिया था। 5 फैक्टर डिपेंड करते हैं। पहला है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, के की वैल्यू या आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जितना ज़्यादा ये अपना क्या सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी आर बढ़ेगा। और कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला है तो आर को बढ़ाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट डाला है तो आर को घटाएगा। और ये ग्राफ बनाना है आपको। नेक्स्ट, हाफ लाइफ क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालनी है। तो देखिए भाई, हाफ लाइफ क्या होती है, ए टाइम वेयर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहले 100 रुपये थे, और अब मेरे पास कितने रुपए रह गए, 50 रुपये। तो 100 से 50 होने में जो टाइम लगता है उसी की क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है। अब आप 100 रुपये 50 रुपये तो लिखेंगे नहीं, आप क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाए, 50% बचे या 50% कंप्लीट हो जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ टाइम बोलते हैं। और ये अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको क्या निकालना है, हाफ टाइम निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल्स टू 0.2.303/K log R नोड बाई R, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हाफ लाइफ निकालनी है तो लिखेंगे T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303/K log। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितनी माननी है, 100, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, 50। 50 का 100 में डिवाइड किया, कितना आ गया, 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। 2.303 इंटू 0.3010/K, तो ये कितना आ जाएगा, 0.693/K। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने आपको कराया, ये वापस आ गया। ये बोल रहा है कि 99% कंप्लीट होने में और 90% कंप्लीट होने में रिलेशन कितने गुने का होता है, 2 गुने का होता है। कोई रिएक्शन है जो 99% कंप्लीट होती है ना, वो 90% कंप्लीट होने का कितना गुना होती है, 2 गुना। करते हैं इसको, यहीं कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला यही है, T इज इक्वल्स टू 2.303/K log R नोड बट्टा R। अब कितना, 90%। देखिए पहला है 90%, तो अपन लिखेंगे T 99% है, तो अपन लिख दिया 99% इज इक्वल्स टू 2.303/K log। अब देखिए 99% हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100 ही मानेंगे, और 99% कंप्लीट होगी तो बची कितनी, बची 1। और 100 में 1 का डिवाइड जाता है तो 1 ही जाता है। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। और 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या बचा, T99 इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 डिवाइड में क्या आ गया, K। ये अपन ने किसका रिलेशन बना लिया, 99। और क्या दिया है, 90%, तो अब 90% का भी रिलेशन बनाओ। T90 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड में क्या आ गया, K। ऊपर क्या लिख दिया, log R नोट कितना लिखेंगे, 100। और 90% कंप्लीट होगी तो बचा कितना, 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब ये T90 कितना आ गया, 2.303/K। अब क्या करना है, T99 में डिवाइड करना है T90 का। T99 कितना था, 2.303/K इंटू 2, और ये कितना आया, 2.303/K
के, पलटी की पलटी सुलटी, तो ऊपर क्या आ जाएगा के और नीचे क्या आ जाएगा 2.303, ये हट गया नीचे से, 2.30 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो T99 बटा T90 कितना आया 2, तो T99 की वैल्यू निकालनी है तो T90 को ऊपर भेज देंगे, तो 2 इंटू T90, यही तो प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जस्ट बताया, R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये होता है रेट कांस्टेंट, और ये क्या होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर है 0, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 0, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, मतलब ये हट गया, ये रेट R इस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये 100% जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। पहली चीज तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, इसके लिए आपको समाकलित वेग समीकरण यानी कि इंटीग्रल रेट इक्वेशन डिराइव करनी है। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, तो ये आपको नोट्स में अच्छे से करवा रखा है, फिर भी आप बोलो तो करवा देते हैं, चलो एक बार इसको करवा देते हैं, यहीं पर देख लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन डिराइव करना है अपने को, तो देखिए बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मैंने माना कि R कन्वर्ट हो रहा है किसमें, P में, ठीक है। अब ये R कोई A मान लेते हैं, A नाम का कोई प्रोडक्ट है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, P में। अब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का dA/dt, और क्या होगा R इज इक्वल्स टू, वैसे लिखना चाहे तो K A की पावर क्या होगा 0, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। दोनों इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का dA/dt इज इक्वल्स टू A की पावर 0। अब अपन ने माना जैसे A जा रहा है P में, मैंने माना कि जब टाइम 0 था उस समय सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन किसकी थी, A की थी, और इसको A की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने मान लिया R0, और उस समय प्रोडक्ट था क्या, नहीं था। जब टाइम स्टार्ट हुआ तो इस A की कुछ कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होगी, और वो कन्वर्ट होकर क्या बन गई R, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या आ गई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और इधर प्रोडक्ट क्या बन गया R0 माइनस R, यानी कि इस R0 में जो ये कम होगा वही तो इधर प्रोडक्ट में बनेगा। बस अब देखिए आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या मानेंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी R, तो A की जगह क्या आ जाएगी R, तो dR/dt इज इक्वल्स टू K A की पावर A नहीं R की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो माइनस का dR/dt इज इक्वल्स टू K। ये तो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को निकालने इंटीग्रल इक्वेशन, तो इस dt को कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो क्या आएगा माइनस का dR इज इक्वल्स टू K dt, दोनों साइड में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा R, इसका कितना होगा KT, और ये इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आ जाएगा C। अब देखिए जब t बराबर 0 था उस समय R था या R0 था, उस समय जब t बराबर 0 था उस समय R0 था, तो R की जगह क्या पुट करना है, R0 पुट करो, जहां भी R है उसकी जगह तो लिखो R0, तो ये लिखा मैंने R0, और जहां t है वहां क्या लिखना है 0, तो ये 0 हो गया, तो C की वैल्यू वापस इसी इक्वेशन में पुट करो, तो माइनस का R इज इक्वल्स टू KT माइनस का R0, इधर माइनस का R0, इधर अगर प्लस का R0, तो R0 माइनस R इज इक्वल्स टू KT। ये इंटीग्रल इक्वेशन होती है कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट ये ग्राफ भी प्लॉट करना है, ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिजन थ्योरी के लिए मुख्य पॉइंट या मुख्य बिंदु क्या है, तो मैंने आपको बता दिया जस्ट। कोलिजन जो थ्योरी है उसमें दो ही फैक्टर है, एक तो है इफेक्टिव कोलिजन जिसको बोलते हैं जेड, इफेक्टिव कोलिजन जिसका बोलते हैं जेड, और एक क्या है स्टेरिक फैक्टर जिसका नाम है पी, इन दो पर डिपेंड करते हैं, ये लिखना है। अगला ताप कांस्टेंट, ये बता दिया कि जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो कितना गुना हो जाती है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कोलिजन नंबर्स ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर वॉल्यूम आ गया।
एक्टिवेशन एनर्जी ये एक मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट को दी जाती है जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभिक्रिया एक टू बी का वेग दुगुना हो जाता है जब ए की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाया जाता है, वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं। पहले मैंने माना नॉर्मल, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में भी है ऐसे क्वेश्चन, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि ए से पी में कन्वर्ट हो रहा है और जब मैंने ए अभिक्रिया का वेग यानी कि पहले इसके लिए आर लिखते हैं तो क्या आएगा के ए की पावर 1 या एन मान लेते हैं अभी, क्योंकि ऑर्डर दिया नहीं है तो अपन ने क्या मान लिया एन। अब ये बोल रहा है वेग कर दिया दुगुना, अभिक्रिया का वेग क्या होता है रे, इसको मैंने कर दिया आर से 2r और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको कितना गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो इसके लिए ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर पूछा है तो एकदम सिंपल है, इसमें इसका डिवाइड कर दो आप। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया 1/2, के से के कैंसिल आउट हो गया, ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ खाली क्या बच गया 4 की पावर एन। अब आप मेरे को बताइए एन की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि 2 बन जाए, ये 4 क्या बन जाए 2। तो देखिए अगर आपने 2 पुट किया एन की जगह तो बन जाएगा 8 और यहाँ आपने पुट किया 1/2, अगर एन की जगह आपने पुट किया 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, यानी कि 4 का क्या लगेगा अंडर रूट और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई 1/2, यानी कि इसकी ऑर्डर भी क्या होगी 1/2। यही पूछा था, एक एकदम डिट्टो प्रश्न आपके नोट्स में करवा रखा है, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी रिएक्शन में अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाती है लगभग, है ना। तो देखिए ये होता है, माना कि मैंने यहाँ रिएक्टेंट था, इधर मैंने क्या लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट जब मैं टेम्परेचर दे रहा था, जैसे माना यहाँ टी लिखा है ना, इस टेम्परेचर को मैंने मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस, उस समय ये रिएक्शन का पाथ था, ये रिएक्शन का पाथ दिख रहा है आपको, ये पाथ था रिएक्शन का। अब मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर में 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, यानी कि 25 में 10 जोड़ा कितना आ गया 35 डिग्री। तो देखो रिएक्शन का पाथ ये हो गया। तो पहले वाले की तुलना में इस वाले का पाथ क्या है कम, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, हुई है। बस ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसमें अभिक्रिया का वेग ये दे रखा है आपको, ठीक है, यानी कि आपको आर दे रखा है, ठीक है, सॉरी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है, ये रेट कांस्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन 20 ग्राम से डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है 5 ग्राम। फॉर्मूला मालूम है, सब कुछ मालूम है, आंसर आ जाना चाहिए, ये रहा फॉर्मूला। बस अपन इसकी जगह ये लिखते हैं आर नोड बाई आर, यही तो लिखते हैं, ठीक है। तो T इज इक्वल्स टू 2.303, के की जगह क्या पुट करेंगे बोलिए, के की जगह करेंगे 10⁻⁻2 लोग, ऊपर क्या आएगा 20, नीचे क्या आएगा 5, ठीक है। 5 का डिवाइड किया 20 में कितना आ गया 4, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 138.6 सेकेंड जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपको नोट्स में एकदम अच्छे से करवा रखा है ये क्वेश्चन, और अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया, उससे आप कर सकते हैं, फिर भी देखिए समझ लेते हैं। आपको इसमें वेग व्यंजक इसी को बोलते हैं, ऑर्डर फाइंड करनी है आपको। क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करना है तो देखिए अपन इन दो को लेते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, देखो ये ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ये बी की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और यहाँ आपको के की वैल्यू दे रखी है सबकी। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने को ऑर्डर फाइंड करनी है तो इसकी ऑर्डर अपने मान ली एन और इसकी ऑर्डर अपने क्या मान ली एम। अब आर की जगह क्या लिखेंगे, आर की जगह क्या दे रखा है, सॉरी ये वेग आर ही दे रखा है, ये आर दे रखा है तो आर की वैल्यू यहाँ लिख दी, देखिए आर, ठीक है। और अगला आपको ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यहाँ, तो ये मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी और ये बी की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, ठीक है। ऐसे मैंने इसके लिए कर लिया, ऐसे मैंने इसके लिए कर लिया, 1 2 3, इन तीनों के लिए मैंने ये इक्वेशन लिख ली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए जब मैंने समीकरण 2 में 3 का डिवाइड किया, यहाँ देखिए समीकरण 2 में 3 का डिवाइड किया, 2 में 3 का डिवाइड किया, तो ये कट गए, ये कट गए, खाली क्या बचा, और के से
के कट गया, क्या बचा इधर 1 और इधर क्या बच गया, इसका भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार, 2 की पावर m। यानी कि इसको आपको 1 बनाना है, 2 की पावर m को 1 बनाना है, तो अपन m की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि 2 1 बन जाए। तो अपने को पता है अगर m की जगह अपन 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होती है 1, इसका मतलब m की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0। नेक्स्ट अपन करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, तो अब की बार अपन डिवाइड करेंगे, इस सेकेंड के अंदर डिवाइड कर देंगे इस थर्ड का, सेकेंड में डिवाइड कर देंगे थर्ड का, तो थर्ड का कर दो या सेकेंड का कर दो, सॉरी फोर्थ इक्वेशन है ना, इसमें सेकेंड का डिवाइड करते हैं, तो ये फोर्थ इक्वेशन रही, इसमें सेकेंड का डिवाइड किया, तो देखो 40 से 40 कट गया, इसका डिवाइड इसमें कितनी बार गया 2 टाइम्स, इसमें डिवाइड किया 2 से, ये सेम कट गया, के से के कट गया, इसका डिवाइड इसमें पूरा पूरा जाएगा कितनी बार 4 टाइम्स बार। ठीक है, तो देखो इधर आ गया 4 और इधर क्या आ गया 2 की पावर n, n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करेंगे ये 2 4 बन जाए, तो n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 2। अब देखिए अपने पास ये होता है r इज इक्वल्स टू के, ए की पावर अपन ने लिखी थी n और b की पावर क्या लिखी थी m, n की वैल्यू आपके पास क्या आई 0, m की वैल्यू कितनी आई 2, तो आपकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/10वां भाग बचता है, यानी कि 1/10th पार्ट ही रहता है। माना कि मेरे पास पहले 100 था, इसका 1/10th कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बस अब कर दो। देखो ये बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके लिए रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, तो T इज इक्वल्स टू क्या होता है 2.303, डिवाइड में क्या लिखते हैं K log R नोड बट्टा R, 2.303 लिख दिया। K की वैल्यू क्या पुट करेंगे बोलो, K की वैल्यू दे रखी है ये रही 2.303 इंटू 10⁻⁻2 log R नोड 100, R कितना लिखेंगे 10, इससे ये कैंसिल आउट, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, इससे ये कैंसिल आउट, तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा 10⁻², 10⁻² ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 10⁻+2 और इसी को क्या बोल सकते हैं 100, बस यही आंसर होगा इसका 100 सेकेंड, ये रहा 100 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, उष्माक्षेपी रिएक्शन, स्थितिज एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड अभिकारक के निर्देशांक के बीच आरेख बनाना है, यानी प्लॉट डायग्राम करना है रिएक्टेंट। अच्छा ये देखिए सुन लीजिए, ये आपको मैंने करवा रखा है नोट्स के अंदर, मैं यहाँ वापस करवा देता हूँ आपको कैसे ग्राफ बनाना है, सुन लीजिए। जगह कहाँ, यहाँ मिल गई, देखिए ये आपने सॉरी देखिए यहाँ आप लिखेंगे रिएक्टेंट एनर्जी और यहाँ लिखेंगे रिएक्शन का पाथ, ये होता है रिएक्शन का पाथ, इधर क्या आती है एनर्जी, ये मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट होगा किस में प्रोडक्ट में, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी कम करनी पड़ती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट को हमेशा कम करना पड़ता है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ ये था रिएक्टेंट, ये था सॉरी इसको पूरा वापस बनाते हैं एक बार सही से, यहाँ तो अपने को लिखनी होती है एनर्जी, एनर्जी और इधर आता है रिएक्शन का पाथ, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास माना मैंने रिएक्टेंट है, ये इसकी एनर्जी है और ये ऐसे कन्वर्ट होते हुए आएगा प्रोडक्ट में, ये आरपी में कन्वर्ट हो गया। अब अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी है इसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और इस आर को आगे बढ़ाया, इस पी को पीछे बढ़ाया, इनके बीच जो एनर्जी का गैप है इसको बोलते हैं रिएक्शन एंथैल्पी डेल एच, और ये जो पीक पॉइंट है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बस यही होता है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, इतना सा बताना था। अगला बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डिफरेंट टेम्परेचर और दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट है, उनके लिए क्या फार्मूला होगा एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने का। तो ये फार्मूला होता है, अगर आपको दो टेम्परेचर दे रखे हो और दो रेट कांस्टेंट दे रखे हो तो इस फार्मूले को आपको लर्न करना है
और इससे सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य है, क्या इसकी आणिकता भी शून्य हो सकती है? इसका मतलब ये बोल रहा है एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, क्या उसके लिए मोलिकुलरिटी जीरो हो सकती है क्या? तो अपने को मालूम है कि ऑर्डर हमेशा जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो हो सकती है क्या? आपने कभी ऐसी रिएक्शन इमेजिन की है जिसमें कोई रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करे और प्रोडक्ट बन जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। अगला, इस अभिक्रिया के लिए टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये वाला यहाँ पर पड़ा है। अगला, यदि वेग समय निम्न है तो इसके लिए कोटि बतानी है। देखो ये आपको रेट ROR दे रखा है किसी रिएक्शन के लिए और आपको ऑर्डर बतानी है ए के सापेक्ष। तो ए के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होगी? 2, बी के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होगी? 1। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर क्या होगी? 2 + 1 = 3। नेक्स्ट, के की इकाई, तो अब अपने को फॉर्मूला मालूम है। देखो एन की वैल्यू, ऑर्डर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 3। फॉर्मूला क्या होता है? मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स। n की जगह क्या पुट करेंगे? 3, तो क्या आएगा? मोल की पावर 1 - 3, लीटर की पावर 3 - 1, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ क्या जाएगा? मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा इस फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एज इट इज है, अभी आपने जो किया था ना, बस ऊपर P नोट आ जाएगा, नीचे PS आ जाएगा। यही T = 2.303/K log R नोट। अब ये गैस है तो गैस के लिए क्या हो जाएगा? P नोट बटा PS। बस ये लास्ट में ये देख लीजिए, यहाँ पर P नोट बटा PS लिख सकते हैं इसकी जगह। नेक्स्ट, एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 75% कंप्लीट होने में 100 मिनट लगते हैं, तो 50% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा? तो एकदम ईजी सा है, अपने को रिलेशन मालूम होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना, तो ये हमेशा 2 टाइम्स होती है। टी हाफ, ये देखो T75 = 2 टाइम ऑफ T55। अब 50% कंप्लीट होने में 100 मिनट लग रहे हैं, तो इसमें पूछा है आपको रिलेशन बना लेते, एक और बना कर देखते हैं रिलेशन। चलिए आइए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। आइए यहाँ रिलेशन बनाते हैं अपन। ये देखिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए T = क्या होता है? 2.303/K log R नोट बटा R। अब 75% की बात है, इसका मतलब कि यहाँ क्या लिखेंगे? log R नोट की वैल्यू कर दी 100। अब 75% कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी? 25। 25 का इसमें डिवाइड किया कितनी बार? फॉरवर्ड। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6020। 0.6020, ये अपने पास T की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो आया T75%, ये कितना है? T75। और T50% की वैल्यू अपने को मालूम है कितनी होती है? T50% की वैल्यू होती है 0.693/K। इसका डिवाइड करेंगे इसके अंदर, T75 डिवाइडेड बाई T50, तो देखो ये कितना आएगा? 2.303 इंटू 1.38 ये किया आपने। ये T75 वाला कितना आया? 1.38/K। इसमें डिवाइड कर रहे हैं T50 का, तो देखिए इसका डिवाइड किया तो ऊपर आ गया K और नीचे क्या आ गया? 0.693। K से K कट गया, इसका डिवाइड इसमें जाएगा 2 टाइम्स। तो आपके सामने अब रिलेशन आ गया, T75% = 2 इंटू T50%। अब अपने को दे क्या रखा है वो देखते हैं। 75 कंप्लीट होने में 100 मिनट लगते हैं, यानी कि T75 की वैल्यू दे रखी 100 और T50 पूछा है, तो T50 पूछा है तो 2 को कहाँ कर देंगे? डिवाइड में। T50 = 100/2 = 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50 मिनट। नेक्स्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन
और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर्मूला आपको मालूम है, के इज इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए मोल जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। ये तो किसकी होगी, जीरो ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें मालूम है कितनी होती है, सेकेंड इनवर्स। और थर्ड ऑर्डर के लिए एन की जगह क्या रखेंगे, 2। तो क्या आएगा, मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको, मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि के लिए हाफ लाइफ डिराइव करना है। देखो ये रेट का फॉर्मूला होता है। अब अपने को हाफ लाइफ पुट करना है तो टी की जगह क्या करेंगे, टी हाफ, और आर की जगह क्या पुट करेंगे, r0/2। उससे अपने पास लास्ट में क्या आंसर आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू r0/2k। यहाँ r0/2k आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में, मैं बोल रहा हूँ ये आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल देने हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल देने हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक तो एग्जांपल क्या होगा, NH3 अमोनिया का प्लेटिनम की प्रेजेंस में N2 + 3H2 में कन्वर्जन। तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अगला H2 + Cl2 का किस में कन्वर्जन, HCl में। ये फर्स्ट ऑर्डर के। बाकी सारे ये होंगे एथीन का हाइड्रोजनीकरण, नाभिकीय विखंडन, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो वाली, और नाइट्रस ऑक्साइड का अपग्रेड, ये सारे केस होंगे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल होंगे। इसी के साथ ही आपका चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको ये देखने हैं। और ये आपके इस चैप्टर के सारे नोट्स है। एक बार आपके सामने मैं स्लोली स्लाइड को चला देता हूँ, जिससे आपके सामने पूरे नोट्स दिखाई दे जाए। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ये एग्जांपल है, ये बहुत काम के। जितनी भी रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होती है वो सारी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इनर्जन ऑफ शुगर, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनाइजेशन, ये सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। और जीरो ऑर्डर की एग्जांपल बहुत ही कम है। देखिए जीरो ऑर्डर वाले भी देख लेते हैं। ये है, जितने भी एंजाइम वाली रिएक्शन होती है ना वो सारी जीरो ऑर्डर की होती है। एक ये N2 वाली और ये HI वाली, ये और एक HCl वाली, H2 + Cl2 वाली, ये सारी किसकी है, जीरो ऑर्डर की एग्जांपल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, ये सारा पूरा चैप्टर था। सूडो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल ये 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जांपल, मोलिकुलरिटी इनमें 2 होती है जबकि ऑर्डर इनमें 1 होता है। यूनिट निकालने वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में, ये मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस आपको आना ही चाहिए। और ये ग्राफ आना चाहिए आपको, ये ग्राफ आना चाहिए। इसमें बस यहाँ विथ करना है, एक यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट है, और ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ये बड़ी वाली है विदाउट कैटलिस्ट के, और ये छोटी वाली है विथ कैटलिस्ट के। नेक्स्ट, ये फैक्टर है और ये इतना सा चैप्टर है। धन्यवाद।